नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 2 अगस्त और द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो पहला आर्टिकल जो है वो कोर कंफर्ट को लेकर के है कि जो मंथली सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसके द्वारा जो है एक इंडेक्स जारी की जाती है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं आईआईपी। और इसी में जो है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के 8 कोर सेक्टर होते हैं। तो वो 8 कोर सेक्टर जो हैं उन कोर सेक्टर्स की ग्रोथ को लेकर के एक अलग आईसीआई जारी किया जाता है, मींस इंडेक्स ऑन कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो उसमें जो 8 सेक्टर हैं वो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे 8 सेक्टर कौन कौन से हैं और उनका वेटेज भी बगल में दिया हुआ है। पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन और फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन। तो इस तरीके से ये 8 जो है कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मेनली 40.27% से भी ज़्यादा का जो वेटेज है उसको होल्ड करती हैं। और जो टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में वेटेज है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपको दिखेगा पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन का। थोड़ा सा एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, ज़रा रुकिए। ये देखिए, ये है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज जो जारी की जाती है। तो आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसे जारी किया था, जबकि आईआईपी जो है वो ध्यान रखिएगा सांख्यिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है ना, तो उसे कंपाइल और पब्लिश करने का काम जो है वो मंत्रालय है सांख्यिकी मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसे वो करता है। बाकी लेकिन ये जो आईसीआई है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं डीपीआईआईटी। तो इसी के अंदर जो है ये ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र होता है। तो ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा जो है इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। देख रहे होंगे आप, अभी 31 जुलाई 2023 को ही जारी की गई है। हर महीने की आखिरी डेट को जो है इसे जारी किया जाता है। फिलहाल अभी क्या है, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें ग्रोथ ही हो रही है प्रोडक्शन में। बेस ईयर आप देख रहे होंगे आगे प्रेस रिलीज के नीचे जो लाइन लिखी हुई है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़, ब्रैकेट में बेस ईयर लिखा हुआ है 2011-12। तो बेस ईयर जो है वो 2011-12 होता है। बाकी आप सेक्टर एक बार देख सकते हैं, इसमें भी आपको मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 से देखिए आप, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइज़र है, स्टील है, दिख रहा होगा, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। इसका नीचे की जो नोट वाले 5 पॉइंट हैं इनको आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, तो एलिमिनेशन में हो सकता है कभी आपको हेल्प मिल जाए क्वेश्चन में किसी स्टेटमेंट को तोड़ने के लिए। तो ये डाटा जो है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मंथली मतलब तुरंत मंथ के बाद में इंडेक्स आती है तो ये प्रोविजनल डाटा होता है, बाद में इसे दोबारा रिवाइज भी किया जाता है। मीन्स ये जो है जो भी डाटा है वो अभी अस्थाई है, बाद में इसको दोबारा रिवाइज करके दोबारा से ठीक किया जाता है डाटा को। ठीक है, तो एकदम स्थायी नहीं होता है। दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे कि इसमें रिन्यूएबल सोर्सेज से भी जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी एक कोर इंडस्ट्री में एक पार्ट है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डाटा में रिन्यूएबल सोर्सेज का डाटा भी इंक्लूड किया जाता है। और ये 2014 से इंक्लूड किया जाना शुरू किया गया है, 2014 के पहले इंक्लूड नहीं किया जाता था। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, द इंडस्ट्री वाइज वेट्स इंडिकेटेड अबव आर इंडिविजुअल इंडस्ट्री वेट डिराइव फ्रॉम आईआईपी एंड ब्लोन अप ऑन प्रो रेटा बेसिस टू ए कंबाइंड वेट ऑफ आईसीआई इक्वल टू 100। मतलब वही है कि आईआईपी में अगर इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का वेटेज आप देखेंगे तो टोटल वेटेज जो है वहाँ 40.27% है वेटेज। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का वेटेज है 40.27%। लेकिन अगर 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को एक यूनिट की तरह आप लें और टोटल इनके परसेंटेज को 100% माने, तो अभी जो स्क्रीन पे इसके पहले हम लोग देख रहे थे, अभी दोबारा आपको दिखाएंगे, तो वो इनका परसेंटेज निकल के आता है, इनका वेटेज निकल के आता है अपनी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के, अपने मतलब अपने खुद के यूनिट में। और उसको जो है आप सीरीज़ वाइज याद भी रखिएगा, क्योंकि उससे जो है कई बार यूपीएससी ने अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछे हैं या फिर और भी तरीके से उन 8 कोर इंडस्ट्रीज से क्वेश्चन पूछे हैं उनके वेटेज को लेकर के। फिलहाल पॉइंट नंबर आप चौथा देख लीजिए इसका, कि 2019 से स्टील
की जो इंडस्ट्री है, स्टील की इंडस्ट्री में ये आप देखेंगे जोड़ा गया है एक आइटम हॉट रोल्ड पिकल्ड एंड ऑयल्ड, HRPO के नाम से। तो ये कभी अगर कहीं आपको दिखे तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये स्टील का एक टाइप है। तो सिंस मार्च 2019 ए न्यू स्टील प्रोडक्ट कॉल्ड हॉट रोल्ड पिकल्ड एंड ऑयल्ड अंडर द आइटम कोल्ड रोल्ड कॉइल्स। तो ये कोल्ड रोल्ड कॉइल्स के अंदर जो है ये स्टील की इंडस्ट्री में इसको जोड़ा गया है, HRPO को ध्यान रखिएगा, हॉट रोल्ड पिकल्ड एंड ऑयल्ड। और बाकी तो जुलाई 2023 के लिए अगले महीने यानी अगले महीने की आखिरी तारीख को 31 अगस्त 2023 को डाटा फिर से आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इंडेक्स थी, दिखा दी हमने आपको एक बार ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे चीज़ें। तो अब आप वेटेज देखिए ज़रा, वेटेज आप देख रहे होंगे कि पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा वेटेज है 28.04%। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का वेटेज है 19.85%। उसके बाद स्टील प्रोडक्शन का वेटेज है 17.92%। उसके बाद कोल प्रोडक्शन है चौथे नंबर पे 10.33%। उसके बाद क्रूड ऑयल सबसे लास्ट में देख रहे होंगे। तो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन जो है सबसे कम वेटेज है फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन का 2.63%। और इनके पहले जो है नेचुरल गैस और सीमेंट। तो इस तरीके से जो है ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ थी। इनमें आर्टिकल में ऐसा कुछ भी ज़्यादा खास डिस्कस करने को नहीं है, कुल मिला के प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो इसी बारे में आर्टिकल जो है लिखा गया है। तो उसमें डिस्कस करने को ऐसा कुछ नहीं था, पर यह है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन रिलीज़ करता है, बाकी उनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं थोड़ा सा ये पता हो एनालिटिकली कि कोई स्टेटमेंट वगैरह अगर कभी मिले आपको तो एग्ज़ाम में उसके साथ आप डील कर सकें। इसके बाद आप देखिए दूसरा आर्टिकल जो है वो अभी सरकार ने IIM बिल जो है IIM बिल 2023 सदन में प्रस्तुत किया है। और ये IIM बिल जो है ये क्या करता है, तो ये बिल जो है IIMs को जो ऑटोनॉमी दी गई थी 2017 में, ऐसा था कि सरकार ने पहले जो है 2017 में एक बिल लेकर के आए थे और 2017 में जो बिल लेकर के आए थे उस बिल के द्वारा जो IIMs हैं उनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई थी। इस आर्टिकल को समझने के लिए आप बहुत ईजिली देखिए समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस क्या होता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस एक दर्जा है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू दिया जाता है इंस्टीट्यूशंस को, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दिया जाता है ये दर्जा थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक बात ये याद रखिएगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देने के लिए कोई पर्टिकुलर एक एक्ट नहीं है। मींस अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अलग अलग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग अलग एक्ट बने हैं, सबके लिए अलग अलग बने हैं ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे एक्ट बने हुए हैं जिससे अलग अलग संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 2016 में बजट में एक और दर्जा जो है चर्चा में आया था जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। ओके, तो 2016 के बजट में पहली बार जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की बात हुई और 2017 में जो UGC है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये एक स्कीम लेके आया और स्कीम लाने के बाद में इसने जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया 20 इंस्टीट्यूट्स को। देखिए ये 20 इंस्टीट्यूट्स को दिया जाना था इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा, तो 10 पब्लिक इंस्टीट्यूट होने थे उसमें शामिल और 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूट उसमें शामिल होने थे। और ये समझिए आप कि इसका बेनिफिट क्या था इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का, तो फंडिंग जो है 1000 करोड़ की एक्स्ट्रा फंडिंग मिलनी थी जो पब्लिक इंस्टीट्यूट होंगे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के, ठीक है। और ये हैं कौन से इंस्टीट्यूट जिनमें एजुकेशन का सिस्टम और जिनकी ऑटोनॉमी, जिनकी गवर्निंग, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो उनको गवर्नमेंट ने जो पब्लिक थे 10 पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंसेस को 1000 करोड़ का ग्रांट जो है वो दिया जाना था। ये ध्यान रखिएगा कि जो प्राइवेट 10 इंस्टीट्यूशंस थे जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया गया वो उन्हें फंडिंग नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो है केवल 20 हैं जिसमें 10 प्राइवेट हैं 10 पब्लिक हैं। पर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करें तो इस समय भारत में लगभग 165 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ मिला जुला करके हैं जिनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा प्राप्त है।
जिसको ये दर्जा मिल जाता है फ़ायदा क्या है, तो उसको जो है ऑटोनॉमी मिल जाती है। ऑटोनॉमी का मतलब अभी आप समझ जाएंगे कि अपना जो आंतरिक प्रशासन है या शिक्षा को लेकर के जो कदम उठाने हैं, उन सारी चीज़ों में निर्णय लेने के लिए थोड़ी ज़्यादा स्वायत्तता मिल जाती है, फंडिंग उनको ज़्यादा मिलती है, प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट किया जाता है अच्छे से, रिसर्च फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कराई जाती हैं, ग्लोबल कनेक्टिविटी और अच्छे से उनकी स्थापित हो सके इस चीज़ का प्रयास किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में प्रेफरेंस दिए जाते हैं, तो इसलिए जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाता है। फिलहाल जो IIM है भारत में, इन सारे IIMs को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। और अभी आप समझेंगे कि सरकार जो है 2017 में एक बिल लेकर के आई थी, जिससे जो IIMs को मतलब ऑटोनॉमी थोड़ी ज़्यादा दे दी गई थी। यहाँ ऑटोनॉमी का मतलब आप समझिएगा, जैसे IIM की अगर आप बात करें तो देखिए कोई संस्थान है तो वहाँ पे कुछ लोगों का रिक्रूटमेंट किया ही जाएगा। तो रिक्रूटमेंट में जो इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट्स होते हैं, तो जैसे मान लीजिए डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट का, तो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा, है ना। अब इंस्टीट्यूट को डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा कौन, तो या तो डायरेक्ट गवर्नमेंट अपॉइंट करे। अब गवर्नमेंट अगर अपॉइंट करेगी तो ऑटोनॉमी कहाँ रह जाएगी, फिर लोग कहेंगे सरकार इंटरफेयर कर रही है। तो उसके लिए जो है एक बोर्ड ऑफ गवर्नर काम करता है, और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के थ्रू उसकी हेल्प से जो है डायरेक्टर को अपॉइंट करने का काम करता है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर में कौन लोग रहेंगे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, कोई जो है एलुमनी हो सकते हैं जो पहले वहाँ से पढ़ के गए हों और प्रोमिनेंट स्टेटस हो जिनका, या फिर कोई शिक्षाविद टाइप के भी लोग हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर का गठन किया जाता था। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर हो गया, ठीक। बोर्ड ऑफ गवर्नर के अलावा दूसरा प्रशासन संभालने के लिए जिम्मेदार एक चीज़ हो गई सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। तीसरा हो गया डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ठीक। चौथी चीज़ थी कि जो सारे IIM हैं उनको लेकर के किस तरीके से अगर कोई कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है कि सारे लोगों के जो रूल्स नॉर्म्स या मैनेजमेंट एजुकेशन को लेकर के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम बने रहे, तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो एक कोऑर्डिनेशन फोरम, और साथ में जो है IIM 2017 के बिल में ये चीज़ बोला गया था कि 3 साल के अंदर हर जो IIM संस्थान है वो एक रिव्यू रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में जारी करेगा अपने संस्थान की। तो इस तरह से जो संस्थान है उन संस्थानों के आंतरिक प्रबंधन के मामले को लेकर के कुछ समस्याएं जो है 2017 के बाद 2023 तक यानी बीच के 6 सालों में कई सारी ऐसी समस्याएं दिखाई दी। तो अंततोगत्वा सरकार ने जो है स्टेप लिया कि वापस से कंट्रोल जो है उसको जो प्रशासन है संस्थान का, संस्थानों के प्रशासन में वापस से एक बार जो है अपना नियंत्रण लिया जाए। जैसे पहले जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर में सरकार के 4 मेंबर हुआ करते थे, फिर बाद में जो है अच्छा सरकार के मेंबर्स यहाँ मतलब राज्य सरकार के भी होते हैं और केंद्र सरकार के भी होते हैं, ये याद रखिएगा। तो सरकार के 4 मेंबर हुआ करते थे, बाद में फिर उनकी संख्या घटा के सरकार ने 2 कर दी। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें ऐसी कर दी थी कि जिसमें सरकार ने अपना हस्तक्षेप प्रबंधन के मामले में काफ़ी कम कर लिया था। वापस से 2023 में जो कुछ समस्याएं दिखाई दी हैं 6 साल में पिछले, तो एक बार ये देख लीजिए कि ये समस्याएं आखिरकार क्या थीं। आर्टिकल में ही ऑथर ने कुछ समस्याएं बताई। जैसे आप देखिए ये IIM अहमदाबाद का एक उदाहरण है कि फैकल्टी एंड असेंबली वर अप इन रिवोल्ट अगेंस्ट द देन डायरेक्टर्स डिसीजन टू चेंज द इंस्टीट्यूट्स लोगो, कि इंस्टीट्यूट का लोगो चेंज करने का डायरेक्टर ने डिसीजन लिया, तो उसके लिए जो फैकल्टी थे जो एलुमनी थे वो सारे जो है डायरेक्टर के अगेंस्ट थे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है दिखाई दी ये समस्या। दूसरा ऐसे IIM कोलकाता है, तो IIM कोलकाता में भी जो है डायरेक्टर जिस तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है, जिस तरह से काम कर रहे थे, उसको लिए कई सारी फैकल्टीज़ ने जो है एक पिटीशन डाली साइन करके। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लिए उनकी पावर्स को जो है कम करने के लिए। तो हुआ क्या, अंततोगत्वा वो किसी तरीके पहले ही उन्होंने उनका टर्म कंप्लीट भी नहीं हुआ और वो छोड़ के चली गई। तो इस तरीके की कई सारी समस्याएं, जैसे IIM रोहतक का एक उदाहरण है कि गवर्नमेंट जो है वो एक लीगल बैटल में उलझ गई, मीन सरकार के ही साथ में जो है मामला फंस गया कि जो डायरेक्टर है वहाँ के कंटिन्यूएंस इन द ऑफिस में, कि मतलब उनका कार्यकाल पूरा हो गया, उन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो है वो हट नहीं रहे वहाँ से। तो इस तरह की जो समस्याएं दिखाई दी, इन समस्याओं को डील करने के लिए सरकार ने वापस जो है एक बार नियंत्रण लेने के लिए IIM बिल 2023 संसद में लेकर के आया। तो अब आप ओवरऑल ये समझ गए होंगे कि
कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं अब आप ये समझिए। जैसे एक काम, सबसे पहली बात की जो सबसे हाईएस्ट बॉडी जो काम देख रही है प्रशासन का, वहाँ आंतरिक प्रशासन का, बोर्ड ऑफ गवर्नर हो गया। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर को कंट्रोल में लेना जरूरी था। दूसरा, जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है, ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी अपना रोल निभाती है प्रशासन में, इस पर कंट्रोल लेना था। डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट और रिमूवल को लेकर के कंट्रोल लेना है। कोऑर्डिनेशन फोरम, जो भी मीन्स नॉर्म्स होंगे सारे आईआईएम्स के लिए सेम बने रहे, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन फोरम होगी, उस कोऑर्डिनेशन फोरम को लेकर के कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में ये रिव्यू रिपोर्ट, जो हमने आपको बताया कि रिव्यू रिपोर्ट 3 साल में एक बार देनी थी, तो वो रिपोर्ट ही नहीं आ पा रही है। मीन्स बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो, या डायरेक्टर जो है वो कंडक्ट ही नहीं होने दे रहे हैं इन सब चीज़ों को, रिव्यू रिपोर्ट तक नहीं डाल रहे हैं अपनी वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल में लेने के लिए क्या करेगी सरकार? तो सरकार ने बड़ा छोटा सा सीधा सा रास्ता निकाला कि सीधा सीधा जो है एक पोस्ट क्रिएट कर दी हर आईआईएम संस्थान के लिए विजिटर के नाम से। पोस्ट ऑफ विजिटर जो है वो क्रिएट कर दी इस आईआईएम बिल 2023 के माध्यम से। और अब जो पोस्ट ऑफ विजिटर है, ये विजिटर होगा कौन? तो विजिटर होगा राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति को एज ए विजिटर की पोस्ट जो है संस्थान में इंक्लूड कर दिया। और जितने भी पैरामीटर्स हैं, जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर में जो चेयरपर्सन होगा, उस चेयरपर्सन को वो विजिटर नॉमिनेट करेगा, यानी भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा। और राष्ट्रपति का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करता है। तो अब चेयरपर्सन को विजिटर नॉमिनेट करेगा। इवन यहाँ तक कि ये प्रोविज़न है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरा बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है पूरे बोर्ड को ही हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पे एक इंटरिम बोर्ड यानी अंतरिम बोर्ड का गठन किया जा सकता है। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के लिए क्या किया है? तो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में भी सरकार ने क्या किया कि जो चेयरपर्सन होंगे तो उन चेयरपर्सन को विजिटर ही नॉमिनेट करेगा, ठीक है। और 2 मेंबर और भी नॉमिनेट करेगी सरकार अपनी तरफ से। मीन सरकार क्या, राष्ट्रपति जो विजिटर होगा वो 2 मेंबर और चेयरपर्सन दोनों को नॉमिनेट करेंगे सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में। डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को लेकर के कुछ चेंज किया कि बोर्ड ऑफ गवर्नर ही डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा, लेकिन उसको विजिटर की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तब जो है आप अपॉइंट कर पाएंगे डायरेक्टर को। रिमूवल के लिए कि विजिटर चाहे तो हटा सकता है कभी भी डायरेक्टर को। कोऑर्डिनेशन फोरम में क्या, तो कोऑर्डिनेशन फोरम का जो हेड होगा उसे भी विजिटर ही नॉमिनेट करेगा, ठीक है। और ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का रोल इसमें पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद आप देखिए कि ये जो कोऑर्डिनेशन फोरम है, इसमें बाकी जो चेयरपर्सन होंगे, जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो चेयरपर्सन होंगे, तो वो चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पर कोऑर्डिनेशन फोरम में शामिल रहेंगे। और दूसरा, जैसे इंक्वायरीज कंडक्ट करानी होती थी संस्थान के अंदर, तो इंक्वायरीज जो बोर्ड ऑफ गवर्नर कंडक्ट नहीं करा रहा था, तो अब विजिटर जब चाहेगा तो कोई भी इंक्वायरी जो है वो किसी इंस्टीट्यूट के अंदर कंडक्ट कराई जा सकती है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर से ये अधिकार ख़त्म कर दिया गया। दूसरा, इंक्वायरी कंडक्ट कराने के बाद अगर कोई रिकमेंडेशंस आती हैं विजिटर की तरफ से, तो वो रिकमेंडेशन जो है संस्थान के ऊपर बाइंडिंग होंगी, बाध्यकारी होगा संस्थान उन्हें मानने के लिए। उसके अलावा तो अब आप समझ गए होंगे कि इतनी चीज़ों पे वापस जो है सरकार ने कंट्रोल लिया है। और यही सारी चीज़ें जो है आर्टिकल में ऑथर ने भी की हैं, तो इसको हमने अलग से जो है पॉइंट्स निकाल के रखे हैं। एक बार एक निगाह देख लीजिए आप लोग इनको। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज़ आईआईएम बिल 2023। तो ये बिल जो है टू लिमिट द ऑटोनॉमी ऑफ प्रीमियम बिजनेस स्कूल्स एंजॉयड सो फार। तो पर्पज़ ऑफ आईआईएम बिल क्या? अच्छा, इसके अलावा एक प्रोविजन और किया गया है, ये चीज़ देखिए, ये बताना भूल गए, सामने आ गया। ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग था मुंबई में, इसको जो है आईआईएम की तरह अनाउंस कर दिया कि अब इसको जो है आईआईएम मुंबई बोला जाएगा। और साथ ही साथ में ये जो 2017 का बिल था, इसने सारे जो आईआईएम संस्थान थे उनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया था, ये तो आपको पता ही है। तो अब आप देखिए कि जो आईआईएम बिल 2023 इसके प्रोविज़न क्या हैं। तो पहला प्रोविज़न, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज विजिटर टू ऑल आईआईएम्स। सारे आईआईएम्स में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब जो है विजिटर की तरह रहेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ आईआईएम डायरेक्टर्स को लेकर के क्या कि प्रायर अप्रूवल चाहिए, तब बोर्ड ऑफ गवर्नर कर पाएगा। रिमूवल ऑफ आईआईएम डायरेक्टर्स, विजिटर जब चाहे तब हटा सकता है समय समय पे, ठीक है। और सर्विसेज के टर्म्स भी प्रेस्क्राइब कर सकता है। चेयरपर्सन और बोर्ड ऑफ गवर्नर, तो ये भी जो है विजिटर ही नॉमिनेट करेगा किसी इंडिविजुअल को। इंक्वायरी की बात करें, इंक्वायरीज अगेंस्ट आईआईएम्स,
वैसी कोई इंक्वायरी अगर कंडक्ट करानी होगी तो विजिटर जो है वो करा सकता है, और जो भी रिकमेंडेशंस आएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो बाइंडिंग होगा इंस्टीट्यूट के ऊपर। डिसोल्यूशन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड को बिल्कुल पूरी तरीके से हटा भी सकता है, ज़रूरत पड़ने पे इंटरिम बोर्ड बनाया जा सकता है विजिटर के द्वारा। कोऑर्डिनेशन फोरम की बात करें तो कोऑर्डिनेशन फोरम को आप देख रहे होंगे कि विजिटर जो है इसमें कोऑर्डिनेशन फोरम में चेयरपर्सन को नॉमिनेट करेगा, बजाय किसके, जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी थी वो अभी तक इसमें चेयरपर्सन को चुनती थी, तो अब सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो है वो नहीं चुनेगी, ठीक है। और इवन सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में भी जो चेयरपर्सन है और 2 मेंबर, उसको विजिटर ही नॉमिनेट करेगा। तो ये एक तरीके से एक बार रिपीट हो गया। और कोऑर्डिनेशन फोरम में आप ये देख ही रहोगे, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल इंस्टीट्यूट चेयरपर्सन एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। उसके बाद अगला आर्टिकल आप देख लीजिए। अगला आर्टिकल जो है वो अभी कर्नाटक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो टाइगर हैं, टाइगर को लेकर के कुछ रिपोर्ट जारी की है। तो उस टाइगर की रिपोर्ट में ये निकल के आया कि नंबर ऑफ टाइगर्स कर्नाटक में इस समय सबसे ज़्यादा हैं मध्य प्रदेश के बाद। मध्य प्रदेश में जो है 700 से ऊपर टाइगर हैं और 500 से ऊपर कुछ जो हैं वो कर्नाटक में टाइगर हैं। तो उनको लेकर के ये बात आ रही है कि अब टाइगर की संख्या जो है वो एरिया के अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा होती जा रही है। तो जो टाइगर्स की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, और टाइगर्स की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने के बाद एनिमल मैन कन्फ्लिक्ट होने के साथ साथ और भी कई तरीके के नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा जैसे जंगल में और जो जानवर रहते हैं उनको भी तो नुकसान है भाई, शिकारी ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा मार के खाने लगेंगे सबको। तो इसको लेकर के ये आर्टिकल है, आर्टिकल हम लोग जो है लास्ट में भी डिस्कस करेंगे, देख लेंगे, काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है उसमें। लेकिन आप एक चीज़, कुछ चीज़ें ये देख लीजिए कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं फॉरेस्ट के, तो उनकी क्या क्या कैटेगरी है। तो IUCN के अकॉर्डिंग देखिए क्या क्या कैटेगरी है। IUCN के अकॉर्डिंग जो है कुल 6 कैटेगरीज हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी में 2 सेक्शन है, A और B। तो पहली जो कैटेगरी है आप देखिए, पहली कैटेगरी है 1A स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व की कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू IUCN। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडिया में क्या कैटेगरीज हैं। तो IUCN की पहली जो 1A कैटेगरी है इसमें है स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व, 1B वाइल्डरनेस एरिया, दूसरी कैटेगरी है नेशनल पार्क, तीसरी कैटेगरी है नेचुरल मॉन्यूमेंट और फीचर, चौथी कैटेगरी है हैबिटेट और स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया, पाँचवीं कैटेगरी है प्रोटेक्टेड लैंडस्केप और सी स्केप, और छठवीं कैटेगरी है प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और टाइगर रिजर्व्स की अगर इंडिया में बात करें तो 1973 से जो है टाइगर रिजर्व स्थापित किए जा रहे हैं, और इनका प्रबंधन ये किए जाते हैं अंडर प्रोजेक्ट टाइगर स्थापित किए जाते हैं। और मैनेजमेंट देखने का, एडमिनिस्ट्रेशन देखने का काम करती है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके अलावा आप देखेंगे तो भारत में 2018 तक जो है 50 टाइगर रिजर्व थे। अभी 2022 में 53वां टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश का है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो इस तरह से अब इस समय वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं भारत में। और टाइगर्स को लेकर के अगर बात करें तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो है टाइगर्स की, उसकी 80% पॉपुलेशन केवल भारत में पाई जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि 2006 में भारत में 1411 टाइगर थे, जो कि 2022 में अब तक 3167 टाइगर हो चुके हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि नियर अबाउट 3900 से 4000 के बीच टोटल पॉपुलेशन है दुनिया में टाइगर्स की। तो आप समझ रहे होंगे भारत में कितने ज़्यादा टाइगर हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि अब भारत में जो कैटेगरी है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व्स की क्या है, देख लीजिए। तो नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। ये देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है इनका एरिया काफ़ी बड़ा होता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अपेक्षा। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स होते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स होते हैं, प्राइवेट प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, कंजर्वेशन एरियाज होते हैं। तो इनके सबके लिए अलग अलग तरह के प्रोविज़न हैं। जैसे नेशनल पार्क में जो है कुछ कितने कैटेगरी में बांटा गया है, उसमें पीपल कहाँ तक जा सकते हैं, या फिर कौन सी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं की जा सकती हैं, कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती। जैसे आपने देखा होगी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में जो है संशोधन करने के लिए एक बिल लेके आई है सरकार, तो उसके थ्रू जो है कई सारे चेंजेस आने की बात है। तो इस तरीके से इनमें अलग अलग प्रोविज़न होते हैं। तो यहाँ इतना डिटेल में भी हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे, फिलहाल आप ये कैटेगरी देख लीजिए। अब कर्नाटक में अगर जो है जो भी नेशनल पार्क हैं बात करें आप, तो 5 नेशनल पार्क हैं, ये देख लीजिए आप। नागरहोल नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क,
कुद्रेमुख नेशनल पार्क, जिनमें से नागरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और इनकी सबसे खास बात ये है कि इन दोनों ही क्षेत्रों को, वनों को, जैसे इसमें आप देखेंगे कि ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है, तो जब राजा महाराजा वाला सिस्टम चल रहा था तभी इन्हें जो है प्रोटेक्शन प्राप्त थी 1941 से ही बांदीपुर नेशनल पार्क को। ऐसे ही नागरहोल जो है उसको भी 1950 से संरक्षण प्राप्त है। तो यहाँ पे जो वन्य जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा फला फूला, और यही वजह है कि जो कर्नाटक में टाइगर्स की डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वो इसी दोनों नेशनल पार्क में है। किसमें? नागरहोल नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क में। यही सारी चीज़ों को लेकर के समस्या है। तो आगे भी ऑथर का आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें वो सजेशन सुझाते हैं कि क्या किया जा सकता है ये जो टाइगर पॉपुलेशन की जो डेंसिटी बढ़ रही है इसके लिए। तो करना देखिए कुछ नहीं, सजेशन में वो ये बोलते हैं कि आसपास में और भी सारे जो है फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जो कुछ कनेक्ट होते हैं आपस में, तो उनमें जो है किसी तरीके से कॉरिडोर बना करके ऐसा कर दिया जाए कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो थोड़ा डिस्पर्स हो जाए, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सारी जगहों में, तो अपने आप पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगी। तो मैन कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस या फिर जो नुकसान होने के चांसेस हैं इंसानों को, जैसे फसल से रिलेटेड नुकसान हो सकते हैं, उनके जानवरों को लेकर के नुकसान हो सकते हैं, उनके घरों को लेकर के नुकसान हो सकते हैं, जानवरों की आज़ादी को लेकर के नुकसान, तो ऐसे कई सारी चीज़ों को जो है वो मैनेज किया जा सकता है उनकी पॉपुलेशन को डिस्पर्स करके बाकी के जो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया हैं उनमें। कौन कौन से हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग जो है 5 फॉरेस्ट रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो जिसमें 5 नेशनल पार्क हैं जिनको हमने देख लिया, नागरहोल, बनेरघट्टा, अंसी, बांदीपुर, कुद्रेमुख। उसके बाद आप देखेंगे टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो 5 टाइगर रिजर्व भी हैं, तो बांदीपुर है, नागरहोल है, भद्रा है, काली है, और एक है BRT जिसको बोलते हैं बिलीरंगा स्वामी टेम्पल, ऐसा है उसका नाम, ठीक है, BRT बिलीरंगा स्वामी टेम्पल नाम है। इसके अलावा कई बर्ड सेंचुरी वगैरह भी हैं, तो इनको आप पॉज करके एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन सी बर्ड सेंचुरी हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की अभी देखिए हम लोग बात करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर आप बात करें तो आदि चुंचनगिरी पीकॉक सेंचुरी है, अरबीथिट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरासी केरे, अट्टीवेरी, भद्रा, भीमगाद, ब्रह्मगिरी, फिर ये BRT यानी बिलीरंगा स्वामी टेम्पल, ये देख रहे होंगे आप बुक्का पतन्ना चिंकारा कावेरी एक्सटेंशन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी, तो स्लोथ बियर को लेकर भी अलग से एक सेंचुरी है। ये जो स्पेशल वाली है इनको याद रखिएगा आप, ठीक है। घाट प्रभा बर्ड सेंचुरी, गुडाबी बर्ड सेंचुरी, गुडे कोटे एक्सटेंशन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुडे कोटे स्लोथ बियर सेंचुरी, जोगीमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ऐसे करके जो है ये कई सारी जो है आप देख लीजिएगा एक बार इनको पॉज करके। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुष्पागिरी, इसके बाद में राने बेन्नूर है, रंगनथिट्टू है, सारावती वैली है, लाइन टेल्ड मकॉक के लिए है, लाइन टेल्ड मकॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ऐसी जो स्पेशल है इनको तो बिल्कुल ध्यान रखना ही रखना है आपको, है ना। सेठी अल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताला कावेरी, थिमलापुरा, उत्तरे गुड्डा, यादाहल्ली चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस तरह से इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी। अब उसके बाद हम लोग जो है आर्टिकल देख लेते हैं। तो आर्टिकल से पहले आप एक बार ये देख लीजिए कि बांदीपुर, नागरहोल और वयनाड, मुदुपलाई और सत्यमंगलम टाइगर लैंडस्केप, ये एक्चुअल में क्या, कर्नाटक के जिस हिस्से में बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व हैं तो उसी हिस्से से लगा हुआ तमिलनाडु का जैसे एक है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तो वो भी जो है अटैच ही होता है इनसे। मुदुमलाई ये भी तमिलनाडु का ही है। वयनाड जो है ये केरल का एक टाइगर रिजर्व। तो ये सारे जो है ये एक दूसरे के आसी पास में हैं। तो जो बांदीपुर है, बांदीपुर के साथ में ये सब सीमा बनाते हैं एक तरह से। तो आप देखेंगे कि चक्कर क्या है कि एक तरीके से इंटर स्टेट टाइगर रिजर्व सब बन जाता है इनके आपस में वहाँ पर एक जगह पे अटैच होने से, ठीक है। जैसे आप समझ रहे होंगे कि बांदीपुर के दक्षिण में ही होगा, जैसे वयनाड है तो ये भी जो है दक्षिण में ही होगा, मुदुमलाई है, सत्यमंगलम है तो ये इसके दक्षिण में होंगे, है ना। तो ये सारे जो है दक्षिण में ही हैं। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल की बात करते हैं। तो आर्टिकल में ऑथर कहते हैं कि अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है जिसमें कैमरा बेस्ड यानी कैमरा ट्रैप इमेजेस को लेकर के मतलब जनसंख्या पता लगाई जाती है टाइगर्स की। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं आइडेंटिफाई करने के कि क्या कहाँ कहाँ हैं, कितने हैं।
तो दोनों तरीकों से मिला करके कुल मिला के जो रिपोर्ट आई है और NTCA की भी जो रिपोर्ट आई है, दोनों से ये पता चलता है कि कर्नाटक में जो बिग कैट्स हैं, बिग कैट्स में कई जानवर शामिल होते हैं, टाइगर उनमें से एक है, ठीक है, जैसे लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, तो ये सारे जो है बिग कैट्स में ही शामिल होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में 785 शेर हैं और मतलब टाइगर हैं, और बाकी कर्नाटक में 563 टाइगर्स हैं। तो ये आप जो है देख रहे होंगे। उसके बाद जो है ये बोलते हैं कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है इसे 1941 से जो है प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इसको उस समय जो है 800 स्क्वायर किलोमीटर के फॉरेस्ट को वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क के तौर पर डेजिग्नेट कर दिया गया था। वही सेम जो नागरहोल के साथ है, इसने भी 1950 के बाद जो प्रोटेक्शन है उसको एंजॉय किया है। और बांदीपुर और नागरहोल रिजर्व जो ये दो रिजर्व हैं, 563 कुल टाइगर हैं कर्नाटक में, और 290 टाइगर जो हैं इन्हीं दोनों बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। इसके अलावा बांदीपुर और नागरहोल के आसपास 136 विलेज भी हैं। देखिए इतना बांदीपुर के आसपास हैं केवल जो है 136 विलेज, ऐसे ही इसके नागरहोल के आसपास भी कई सारे विलेजेस हैं। तो अब सवाल ये है कि जब यहाँ टाइगर पॉपुलेशन की डेंसिटी इतनी बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ रहा है, आप इस चीज़ को देखिए ऐसे समझ सकते हैं। अभी देखिए आप इस डाटा से आप समझ लीजिए कि अकॉर्डिंग टू द NTCA रिपोर्ट 373 ऑफ कर्नाटकाज 563 टाइगर्स आर इन 5 रिजर्व्स, बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, BRT एंड काली, विच टुगेदर अकाउंट फॉर 66% ऑफ द स्टेट्स टाइगर पॉपुलेशन। मीन्स 5 टाइगर रिजर्व हैं जिनमें 66% आबादी रहती है टोटल। देखिए बाकी और भी जगहों पे तो रहते होंगे ना टाइगर भाई, ऐसा थोड़े कि उनके लिए फिक्स है कि टाइगर रिजर्व में ही रहेंगे, अरे उनकी मर्जी, जंगल में कहीं और भी रह सकते हैं। तो 66% जो है वो 5 टाइगर रिजर्व में हैं, और इन 66% पॉपुलेशन में से 78% पॉपुलेशन जो है वो अकेले केवल बांदीपुर और नागरहोल के अंदर है, और बाकी जो है सारी पॉपुलेशन 17 नॉन टाइगर रिजर्व्स के अंदर रह रही है। मीन्स 66% कहाँ हो गई टाइगर रिजर्व्स के अंदर, 34% जो 17 नॉन टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें रह रही है, और 66% में से 78% जो है वो केवल बांदीपुर और नागरहोल में है। तो अब आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। तो इसी के सॉल्यूशन के तौर पे जो है ये बोलते हैं कि एक एरिया है मलाई महादेश्वरा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये मलाई महादेश्वरा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये अपने ईस्ट में जो कावेरी है, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अटैच होती है, और दक्षिण में आपको बता ही दिया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ना, और इसके पश्चिम में जो है BRT टाइगर रिजर्व पड़ता है, बिली रंगा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये सारे आपस में मिलजुल करके, समझ गए होंगे ना आप, वेस्ट में BRT, साउथ में सत्यमंगलम, राइट हैंड साइड पे मलाई महादेश्वरा हिल्स, और मलाई महादेश्वरा हिल्स से लगती हुई कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ऑथर ये कहना चाहते हैं कि ये सारा में जो है पॉपुलेशन डिस्पर्स हो सकती है अगर ठीक ठाक ऐसे इंतजाम कर दिए जाएं कि वो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकें। जैसे मान लीजिए कॉरिडोर वगैरह जो है ठीक कर दिए जाएं उनके आने जाने के लिए, और कुछ ऐसा कर मेजरमेंट ले लिए जाएं जिससे जो है उनको अपना शिकार वगैरह करने के लिए वो दूसरी जगह जाके रह सकें, तो ये पॉपुलेशन को डिस्पर्स किया जा सकता है। ये सारे मैटर को लेकर के आर्टिकल था। उसके बाद लास्ट में एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। एक आर्टिकल और है, सरकार ने 2017 में एक पैनल बनाया था, एक कमेटी बनाई थी जस्टिस जी रोहिणी कमीशन के नाम से, और इसका काम क्या था? तो इसका काम था कि जो OBC हैं, अदर बैकवर्ड्स क्लास कास्ट ग्रुप हैं, तो इनमें सब कैटेगराइजेशन किस तरीके से किया जाए। ये सब कैटेगराइजेशन का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे अभी जो OBC हैं, आपको पता रिजर्वेशन में 27% जो है रिजर्वेशन मिलता है, तो 27% रिजर्वेशन में 2600 कास्ट ग्रुप्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब होता क्या है कि इन 2600 जातियां जो आती हैं, इनमें से कुछ विशेष जातियों को ही उस 27% आरक्षण का लाभ मिल जा रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि बाकी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस की जातियां हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है रिजर्वेशन का। तो सवाल ये आया, मीन्स प्रश्न ये उठा कि ये कैसे मैनेज किया जाए। तो सरकार ने सोचा कि ये करते हैं कि अगर 100 सीटों में से 27 सीटें OBC को दी जाती हैं, तो इन OBC की 27 सीटों में भी ये तय कर देते हैं कि कितनी पोस्ट कौन सी जो है OBC कास्ट को दी जाएगी। तो इसको कहा जा रहा है सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बाकी जी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अभी भी जो पब्लिक डोमेन में आई नहीं है, लोग ऐसे ही कयास लगा रहे हैं कि क्या क्या
किया गया होगा। एक चीज़ और कि जब इसको बनाया गया था तो इसको कहा गया था कि 12 सप्ताह के अंदर जो है रिपोर्ट दे देना, और ये 12 सप्ताह की जगह इन्होंने 6 साल बाद जो है फाइनली रिपोर्ट सरकार को सबमिट की है, और रिपोर्ट अभी भी जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। तो आज के लिए जो है इतने ही आर्टिकल थे। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।